Jai Hind everyone. Welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today's class we are going to study a new topic that is the Great Plains of Northern India. तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। इस लेक्चर को लेट से अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से ये जो लेक्चर थी बन नहीं पा रही थी, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, और इस लेक्चर को बनाने से पहले मैंने सोचा कि जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है इसके बारे में आपको सारी डिटेल इस लेक्चर में इंक्लूड कर दूं, जैसे कि जो आपके अलग अलग यूट्यूब चैनल पे भी पढ़े हुए हैं। फिर मैंने सोचा अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हम लोग सविंद्र सिंह सर की जो फिजिकल ज्योग्राफी बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मेरा काम है आप लोगों को इस बुक को पढ़ने में मदद करना। तो मैंने इस लेक्चर में उतनी ही बातें इंक्लूड की है जितनी आपकी इस किताब के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की, तो देखिए द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जिसे हम गंगा सतलज प्लेन या कह सकते हैं गंगा इंडस प्लेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सतलज इसलिए दे रखा है क्योंकि जो सतलज रिवर है वो हमारी इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि सतलज का नाम यहाँ क्यों दे रखा है, जबकि बाकी बुक में आपका इंडस नाम दे रखा है। ठीक, तो क्या द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसे हम गंगा सतलज प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली एक ट्रांजिशनल बेल्ट की तरह काम करती है बिटवीन द हिमालय एंड पेनिनसुलर इंडिया। अब यहाँ पे ट्रांजिशनल बेल्ट का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ कि सपोज करिए कि आप जो है एक पहाड़ी इलाका से क्या कर रहे हैं, एक डिजर्ट, यहाँ से मान लीजिए आपका डिजर्ट वाले इलाके में डिजर्ट में जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पहाड़ी इलाका से आप एक बस से जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पहाड़ी इलाका और क्या है, ये बेसिकली ठंडा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, ठंडी जगह से आप क्या करें, डिजर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप डिजर्ट की तरफ बढ़ेंगे तो एक समय आएगा कि जहां से जो टेम्परेचर होगा उस एरिया का आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से जो आपके वेजिटेशन थे, पेड़ पौधे थे, ये सब यहाँ से धीरे धीरे बदलना शुरू हो गए। ठीक है, ये डिजर्ट से पहले और ये क्या इस एरिया के बीच में ये वाला जो आपका एरिया हुआ जहां से टेम्परेचर जहां से बदलना शुरू हो गया। ठीक है, जहां से आपके वेजिटेशन बदलने शुरू हो गए, फिर ऐसे ही अलग अलग चीजें बदलने शुरू हो गई, तो ये बेसिकली एक हमारा ट्रांजिशनल बेल्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारा पेनिनसुला बेसिकली जो प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स है नॉर्दर्न इंडिया का, वो एक ट्रांजिशनल बेल्ट की तरह काम करता है। यानी कि इधर वाला एरिया हमारा जो क्या करता है, हिमालय का हो गया, ये हमारा क्या हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया का यानी प्लेटियो का हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्लेन्स का एरिया हो गया। तो जब हम हिमालय से साउथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो एल्टीट्यूड होता है, हाइट होता है, जैसे जैसे आप प्लेन्स की तरफ आते हैं वो क्या होता है, वो आपका घटने लगता है। जो आपके बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके गायब होना शुरू हो जाते हैं। जो सरफेस आपका रग्ड होता है, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होता है, ऊंचा नीचा होता है, वो सब आपका क्या होता है, गायब होना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप प्लेन्स पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, एकदम पूरा फ्लैट सरफेस आ जाता है। फिर जब आप प्लेन से प्लेटियो की तरफ बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ने लगती है, आपका जो सरफेस होता है वो और अंडुलेटिंग हो जाता है और रग्ड सरफेस हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दे रखा है कि जो प्लेन्स है हमारे एक ट्रांजिशनल बेल्ट की तरह काम करती है बिटवीन द हिमालय एंड पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, ये जो ग्रेट प्लेन्स है ये बेसिकली हमारा 7,74,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जिसमें से अगर हम इसकी वेस्ट टू ईस्ट लेंथ की बात करें, यानी यहाँ से लेके हम इसकी इधर की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर हो जाता है। और वहीं अगर हम इसकी नॉर्थ टू साउथ वाइड की बात करें, यानी कि यहाँ से इधर की हम चौड़ाई की बात करें तो ये 144 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसकी अगर हम हाइट की बात करें ग्रेट प्लेन्स की, तो देखिए कि अरावली माउंटेन जो कि हमारा राजस्थान के एरिया में, राजस्थान प्लेन से पड़ता है, वो बेसिकली इस वाले एरिया में आता है।
तो अरावली माउंटेन को या अरावली को छोड़ के हमारी बाकी की जितने प्लेन्स के अंदर एरिया पड़ते हैं वो हमारी 150 मीटर से एबव मीन सी लेवल से नहीं पाई जाती है, ठीक है, 50 मीटर से ऊपर नहीं पाई जाती है सी लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एबव मीन सी लेवल लिखा है, क्योंकि अब ये मत आप करने लगे कि मान लीजिए हम किसी यहाँ पे खड़े हो गए किसी एरिया में और ठीक है, और उस एरिया से खड़े होके हम नापने लगे ऊपर की हाइट की भैया यहाँ से तो इस सरफेस की हाइट 150 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है आपकी सी लेवल के अकॉर्डिंग, ना कि जहां से आप सरफेस पे खड़े हो वहीं से हाइट नापना शुरू कर दें, ठीक। इसके बाद द प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुविया ब्रॉट बाय द रिवर्स, यानी कि जो प्लेन है ये बेसिकली एलुविया या कह सकते हैं सेडिमेंट्स के द्वारा बनी है, जो कि हमारे रिवर्स के द्वारा जब हिमालय से रिवर्स बाहर निकलती है रिवर्स के द्वारा उस बनाई गई सेडिमेंट से बनी हुई है, ठीक है, जिन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं एलुविया कहते हैं, ठीक। उसके बाद जब हम इसकी एलुविया कितनी गहराई में ये हमारी सेडिमेंट एलुविया डेप्थ है इसकी उसकी बात करें तो देखिए ये जो इसकी जो डेप्थ है वो एक तरह से कह सकते हैं हमारे लिए कुड नॉट बी असर्टेन, क्योंकि कई जगह क्योंकि देखिए इसका एग्जांपल मैं समझा दूं, क्योंकि अभी भी इसकी कह सकते हैं डेप्थ पता की जा रही है अलग अलग टेक्नोलॉजी से जैसे जैसे हमारी एडवांस होती जा रही है, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसी क्या बोलते हैं परफेक्ट एविडेंस नहीं मिला जो हमें बता सके कि हाँ भैया इसकी डेप्थ इतनी है। फिर भी एक एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है कि एविडेंसेस ऑफ बोरिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, यानी कि ट्यूबवेल की बोरिंग से हमें ये पता चला है इसकी थिकनेस हो सकता है 400 से 500 मीटर के बीच में हो, पर इतनी गहराई में बोरिंग करने के बाद भी जो इसकी बेसल रॉक थी वो अभी तक हमें क्या है एनकाउंटर्ड या मिली नहीं है। इसको मैं सर समझाने, मान लीजिए क्या हो गया, ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। तो हिमालय से जब टकराई थी हमारी इंडियन प्लेट के इस यूरेशियन प्लेट से, तो हिमालय फॉर्मेशन हुआ। तो जब हिमालय से हमारी नदी बही तो क्या की नदी मान लीजिए यहाँ से क्या की सेडिमेंट्स की परत इकट्ठा करने लगे, ठीक है। तो ये वाला क्या, ये आपका बेस हो गया ना, इस बेस पे ही सब सेटलमेंट होती है। ये वाला रॉक अभी तक हमें क्या है एनकाउंटर नहीं हुआ इतने गहराई में बोरिंग करने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आरएल सिंह के हिसाब से जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है हमारी, इनको इन्होंने बेसिकली फॉलोइंग 3 ऑर्डर्स ऑफ रीजन में डिवाइड किया है। पहला क्या है, पहला मीसो लेवल रीजन, दूसरा हमारा क्या फर्स्ट ऑर्डर रीजन, और तीसरा हमारा क्या होता है बेसिकली सेकंड ऑर्डर रीजन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रीजन दे रखा है और जो सेकंड ऑर्डर रीजन दे रखा है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका पूछेगा भी तो पूछेगा क्या सिर्फ मेसो लेवल रीजन से, जो कि आपके बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं आपका पहला राजस्थान प्लेन, दूसरा हमारा पंजाब प्लेन, फिर तीसरा जो आता है वो आता है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन बेसिकली आपका 3 पार्ट में आ जाता है, क्या अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। उसके बाद आता है आपका क्या, उसके बाद आता है हमारा आसाम वैली या कह सकते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। वहां पे अलग अलग नाम के ऊपर उसका डिपेंड, कहीं ब्रह्मपुत्रा प्लेन लिख रखा होगा, कहीं पे आपका आसाम वैली दे रखा है। इसकी इमेज भी देख सकते हैं। क्या रहा, ये पूरा एरिया हो गया क्या हमारा ग्रेट प्लेन्स का, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया आपका ग्रेट प्लेन्स का एरिया हो गया। अब इस पूरे एरिया में क्या है, इतना एरिया जो आता है हमारा राजस्थान प्लेन इसे नाम दिया गया, इसे पंजाब हरियाणा या पंजाब प्लेन नाम दिया। फिर ये आपका यहाँ से लेके ये इतना गंगा का प्लाट, गंगा प्लेन का प्लान हो जाता है, गंगा प्लेन का बेसिकली पार्ट हो जाता है, इसमें जिसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अपर गंगा, मिडल गंगा और लोअर गंगा। फिर लास्ट में हमारा कौन सा आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन या कह सकते हैं आसाम वैली, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए आसाम वैली यहाँ नाम भी दे रखा है बुक के अंदर। अब हम बात करते हैं बेसिकली क्या द ओरिजिन ऑफ ग्रेट प्लेन्स की। अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ ग्रेट प्लेन्स की तो देखिए इसमें ही दे रखा है इस पैराग्राफ में कि जो हमारी ग्रेट प्लेन्स हैं उनकी ओरिजिन को लोग क्या करते हैं बहुत ही सिंपल, ये कहते हैं बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, क्योंकि लोगों का ये सोचना है बेसिकली हम लोगों का ये सोचना है कि जो प्लेन्स की ओरिजिन हुई है या डेवलपमेंट हुई है वो बेसिकली क्या है किसी फोरडिप के क्रिएट होने से, माउंटेन के सामने, हिमालय माउंटेन के सामने उस फोरडिप क्रिएट होने में और फिर फोरडिप में सेडिमेंटेशन होने से हमारी प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। पर इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, बट द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्लेन इज स्टिल डिबेटेबल, क्योंकि सेवरल साइंटिस्ट लोगों ने इसके खिलाफ कॉन्ट्रास्टिंग अपने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए हैं। तो उन्हीं पॉइंट को हम एक एक करके देखेंगे। इस बुक के अंदर बेसिकली आपका 3 व्यू पॉइंट दे रखा है। पहला द कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट, दूसरा आपका बुराट का कॉन्सेप्ट दे रखा है और तीसरा क्या दे रखा है हमारा जनरल कॉन्सेप्ट। जनरल कॉन्सेप्ट यानी जो आमतौर पर कॉन्सेप्ट हमारा अभी माना जाता है, ठीक है।
तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट की, तो देखिए ईस्ट वेस्ट के हिसाब से हमारे जो है हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में एक फोरडीप क्रिएट हो गया था। अब अगर आप पूछेंगे कि भैया ये बताइए फोरडीप का मतलब क्या होता है, देखिए फोरडीप क्या होता है, फोरडीप जो है एक लॉन्ग नैरो डिप्रेशन होता है जो कि किसी माउंटेन रेंज के अलोंग साइड या कह सकते हैं उसके साइड में या सामने उसके फॉर्म होता है। और ये क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि मान लीजिए कहीं भी मान लीजिए कोई प्लेट हो गई, ठीक है, अब ये क्या हो, यहाँ पे किसी माउंटेन का ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ माउंटेन का ओरिजिन होगा तो जाहिर सी बात है जब माउंटेन का ओरिजिन होगा तो यहाँ जो इसका वेट जो होगा प्लेट पे दबाव ज्यादा पड़ेगा। तो पेट में जब दबाव ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगी, क्रस्ट हमारी बेंड हो जाती है, कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है। तो ये जहाँ पे जो डिप्रेशन बनता है ना, इस वजह से डिप्रेशन जो बनता है ना, इसे बेसिकली फोरडीप कहा जाता है। इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए कि जब घर बनता है या कहीं आपने बीम देखा होगा, ठीक है, क्या देखा होगा आपने, जब कहीं पे आपका बीम बनता है तो क्या होता है वहां पे, मान लीजिए ये हमारा बीम बना, जब हम इस पे इमेंस लोड या कोई आप छड़ ले लीजिए, छड़ आप जानते होंगे, छड़ को जब आप बीच में इमेंस लोड डालेंगे तो क्या होता है, छड़ हमारी बेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो होता है वही हमारा फोरडीप होता है। मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बस एक एग्जाम्पल देने का कि आप समझ जाए कि फोरडीप क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्या था, इनका ये कहना था कि फोरडीप क्रिएट हुआ था, फॉर्म हुआ था बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुलर इंडिया ड्यू टू हिमालयन ओरिजिन, ठीक, हिमालयन ओरिजिन मतलब हिमालय के फॉर्मेशन जब हुआ था, ठीक है। ये जो फिर उनका ये कहना था कि ये जो फोरडीप हमारा फॉर्म हुआ था ये क्या था, बेसिकली एक सिंक्लोरोनियम के फॉर्म में था। सिंक्लोरोनियम मतलब आपने एंटीक्लाइन, और जब मैंने आपको फोल्डिंग फॉल्टिंग पढ़ाया था तो इसमें आपने क्या पढ़ा था, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यानी कि कोई अगर फोल्ड होके अगर हमारी कोई सरफेस इस तरह से हो जाती है तो ये वाला एरिया बेसिकली क्या हमारा आपका एंटीक्लाइन कहलाता है, और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, हमारा सिंक्लाइन कहलाता है, ठीक है। और जब इसी सिंक्लाइन में हमारे कुछ इस तरह से इसका शेप हो जाए, सिंक्लाइन का क्या हो, इस तरह शेप हो जाए, यानी कि उसके अंदर कुछ सेवरल एंटीक्लाइन, फिर आपके सिंक्लाइन, फिर एंटीक्लाइन, फिर सिंक्लाइन, एक सिंक्लाइन के अंदर कई एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बन जाए तो उसे हम सिंक्लोरोनियम कहते हैं। तो यही इस यूएस का यही कहना था कि जो फोरडीप हमारी थी बेसिकली क्या थी, एक सिंक्लोरोनियम के शेप में थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी रिवर्स थी, द रिवर्स जो हमारी हिमालय से आ रही थी, वो क्या की, इस फोरडीप में क्या की, अपना सेडिमेंट्स लाके इकट्ठा करना शुरू कर दी। जाहिर बात है जब पहाड़ से कोई नदी बहेगी तो क्या होगी, रफ्तार उसकी वहां पे ज्यादा होती है, रफ्तार ज्यादा होगी तो इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन अगर होगा तो इरोजन मतलब क्या, सेडिमेंट्स का वहां से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना। जब सेडिमेंट्स हमारे यहाँ से निकलेंगे तो कई जब नीचे पहुंचेगी तो क्या होगा, नदी की रफ्तार धीरे होगी, तो जब धीरे होगी तो इसके अंदर जो सेडिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आके इकट्ठा शुरू होना कर देंगे। तो वही आप दे रखा कि जो ये नदी क्या की, सेडिमेंट ला के इसको इस गड्ढे में या फोरडीप में क्या करी, फिल करना शुरू कर दी, ठीक है। The sediments क्या थे, वे derived through the erosion of Himalayas by southward flowing river, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, in due course of time जो फोरडीप था हमारा क्या हुआ, सेडिमेंट से भर गया और thus हमारा क्या हुआ, ग्रेट प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सुएस द बेड ऑफ जो इसका जो फोरडीप का बेड था, बेड मानी ये वाला एरिया जो था बहुत ही इरेगुलर था, क्योंकि इसका जो स्लोप था वो आपका नॉर्थ की तरफ थोड़ा क्या था, जेंटल, सॉरी नॉर्थ की तरफ क्या था, जेंटल था, और आपका साउथ की तरफ क्या था, स्टीप है। साउथ की तरफ थोड़ा इसकी ढलान ज्यादा थी और नॉर्थ की तरफ ढलान इससे कम थी, ठीक है। इस ऐसा एपियर होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, सुएस ने बताया कि इट एपियर्स दैट सुएस अज्यूम्ड ग्रेटर डेप्थ ऑफ द फोरडीप इन द साउथ प्रोबेबली टू एक्सप्लेन द ग्रेटर थिकनेस ऑफ एलुविया इन द साउथर्न पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स। यहाँ पे एक बात नोट करिएगा कि जो ग्रेट प्लेन्स हमारी है उसका साउथर्न पार्ट जो है उसके अंदर एलुविया की जो थिकनेस है वो ज्यादा पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है नॉर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन जो था कि ये ऐसा क्यों था, ठीक है, या मतलब कि स्लोप इसका नॉर्थ की तरफ जेंटल क्यों था, स्टीप साउथ की तरफ स्टीप क्यों था, इसका यूएस ने कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं किया था, ठीक है। ही फर्दर मेंटेन दैट, क्या इन्होंने ये भी कहना था कि जो हिमालयन पेनिनसुलर इंडिया है ये बेसिकली वी आर कनेक्टेड बाय अ कंसोलिडेटेड पेरेंट रॉक बिलो द ग्रेट प्लेन, यानी कि जो हमारे हिमालय पेनिनसुलर हैं वो बल्कि सेडिमेंट से ना इकट्ठा हो, यानी कि ग्रेट प्लेन से कनेक्ट ना हो गए, बल्कि नीचे की जो पेरेंट रॉक थी उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये था बेसिकली सुएस का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एस बुराड।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एस बुराड एन एक्सटेंसिव रिफ्ट वैली वाज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ द हिमालयज। अब एस बुराड कहना था कि भैया देखिए वहां पे क्या आपका फोर्टिप नहीं बना था, वहां पे क्या बना था, एक रिफ्ट वैली बना था। अब रिफ्ट वैली क्या होता है, तो मान लीजिए कोई हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट हो गई, अब क्या हुआ, इस पे क्या हुआ आपका कंप्रेसिव फोर्स लगा, तो क्या हुआ इस पे जब फोर्स ज्यादा बढ़ा तो यहाँ पे क्रैक जनरेट हुआ, यहाँ पे क्रैक जनरेट हुआ। अब इससे क्या हुआ कि ये वाला जो आपका हिस्सा था, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो था ये बेसिकली हमारा ऊपर की तरफ उठ गया और क्या होगा ये वाला एरिया जो था वहीं पे रह गया। तो क्या हुआ यहाँ पे जो शेप का फॉर्मेशन और यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ उसे हम रिफ्ट वैली करते हैं। अब रिफ्ट वैली और भी तरीके से बनती है, पर एक तरीका मैंने आपको बता दिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो उनका ये कहना था, ठीक है, तो रिफ्ट वैली बना था। फिर उनका ये कहना था कि जो नॉर्दर्न और साउथर्न ब्लॉक्स थे, यानी मान लीजिए हमारा नॉर्दर्न ब्लॉक हो गया, साउथर्न ब्लॉक्स थे ऑफ दिस रिफ्ट वैली वे आर फॉर्म्ड बाय द साउथर्न रेंजेस ऑफ द हिमालयज एंड द फोरलैंड ऑफ इंडियन पेनिनसुला रेस्पेक्टिवली, ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम द रिफ्ट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टू नॉर्मल फॉल्ट। जैसे मैंने आपको बताया क्या, जब इसमें फोर्स लगता है तो यहाँ पे दो नॉर्मल फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, और इसका इन्होंने बेसिकली एग्जांपल दिया क्या, उनका कहना था कि इसमें से एक जो फॉल्ट था वो हिमालयन रिफ्ट वैली था और दूसरा जो फॉल्ट था वो नर्मदा रिफ्ट वैली पे हुआ था, ठीक है। थस अकॉर्डिंग टू बुराड, एक मिनट रुक जाएगा, थस अकॉर्डिंग टू बुराड एन एक्सटेंसिव रिफ्ट वैली मेजरिंग 2400 किलोमीटर इन लेंथ एंड 500 मीटर इन डेप्थ फॉर्म्ड ड्यू टू द ओरिजिन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयज वॉज फिल्ड विथ सेडिमेंट, वो सेडिमेंट से भर गया। सिंपल फिर वही कहानी आपकी ईस्ट वेस्ट वाली आ जाती है क्या, कि वो रिफ्ट वैली बना, रिफ्ट वैली में सेडिमेंट्स भरे, सेडिमेंट्स कहाँ से, रिवर से आए, फिर रिवर से जब जैसे ही वो सेडिमेंट आपके मान लीजिए था, सेडिमेंट्स आके यहाँ भरते गए, जैसे पूरा सेडिमेंट ये भर गए इसमें, तो क्या हुआ आपका ग्रेट प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इनकी भी यही कहानी थी, बस इन्होंने कहानी में बदलाव क्या किया, कहानी में बदलाव किया कि यहाँ क्या कहना था, रिफ्ट वैली बनी थी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इनको रिजेक्ट कहाँ किया गया। तो बुराड व्यू ऑफ रिफ्ट वैली formation in front of the Himalayas are not tenable as no evidence could be found which can validate the idea of formation of rift valley along the northern foreland of Indian peninsula। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कहना था रिफ्ट वैली से, तो इसका अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जो ये हमें दर्शा सके या ये हमें प्रूव कर सके कि वहां पे क्या थी, रिफ्ट वैली बनी हुई थी, ठीक है। इसलिए इसको अभी तक नहीं माना गया, हो सकता है या फ्यूचर में या टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, रिफ्ट वैली की पता चल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, तीसरा जनरल कॉन्सेप्ट, जो आमतौर पे कॉन्सेप्ट हमारा चलता आ रहा है, तो इसको हम देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ, इसमें ऐसा लिखा है कि द ओरिजिन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया शुड बी कंसीडर्ड एज द आउटकम ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड प्रोसेस एंड मैकेनिज्म। यानी कि जो हमारा ग्रेट प्लेन्स का ओरिजिन है उसको सिर्फ एक दो प्रोसेस को बता के नहीं, बल्कि क्या है अपने अलग अलग सेवरल इंटरकनेक्टेड प्रोसेस से क्या है जुड़ी हुई है। जैसे आपका सेडिमेंटेशन होना, सबसिडेंस इसमें होना, अपलिफ्टमेंट होना, रिसेशन ऑफ सी होना, इन सब प्रोसेस से जुड़ के क्या है हमारी प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एविडेंसेस हमें ये बताती हैं कि जियोलॉजिकल पास्ट में हमारी जो अरेबियन सी थी, क्या थी, हमारी जो अरेबियन सी थी वो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी गढ़वाल और कुमाऊं का रीजन पड़ता है, यानी उत्तराखंड के रीजन में जो गढ़वाल और कुमाऊं का रीजन पड़ता है वहां तक हमारी अरेबियन सी फैली हुई थी। और ये हमें कैसे पता चला, वो एविडेंस क्या थे, तो वो एविडेंस बेसिकली क्या पाए गए हैं, बेसिकली लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स जैसे रॉक्स पाए गए हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं, मराइन कंडीशन में ही फॉर्म होते हैं, ठीक। और उसके बाद सिमिलरली ऐसा कहा गया कि जो बे ऑफ बंगाल हमारा था वो प्रेजेंट टाइम में जो शिलोंग प्लेट्यू हमारा पड़ता है वहां पे फैला हुआ था इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्न गल्फ, ठीक है। इसका एक बार आप इमेज देख लीजिएगा गूगल सर्च करके कि शिलोंग प्लेट्यू हमारा कहाँ पड़ता है, कुछ काम अपने खुद से भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इट इज बिलीव दैट एन एक्सटेंसिव ट्रेंच वाज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द हिमालय, ठीक। तो यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि भैया देखिए ना ही आपका फोर्डिप बना था और ना ही क्या हमारा बेसिकली रिफ्ट वैली बना था, यहाँ पे बना था क्या, एक ट्रेंच बना था। ट्रेंच बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपने पढ़ा होगा जब हम ओशियन और कंटिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे क्या, या टेक्टोनिक प्लेट में भी हमने पढ़ा होगा कि जब प्लेट आपस में टकराती हैं तो जब आपकी ओसेनिक प्लेट होती है वो क्या होती है, या कोई भी प्लेट जब होती है हमारी दो प्लेट टकराती है जिसमें जो भारी प्लेट होती है वो नीचे तरफ चली जाती है, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे एक ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रेंच वगैरह बात में आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल यहाँ समझ के रखिए क्या
ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ था, अब फिर वही कहानी यहाँ शुरू हो जाती क्या, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या है बदलाव है। वो बदलाव क्या हम देखते हैं, तो यहाँ ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ, अब ट्रेंच में क्या हुआ, रिवर्स में आपका सेडिमेंटेशन क्रम शुरू किया, सेडिमेंट इकट्ठा लाने शुरू किया। अब कहानी यहाँ से बदलती है, तो हुआ कि जब सेडिमेंट आपके इकट्ठा शुरू होने लगे तो उसके वेट से, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कहीं से कुछ ला के आप कहीं और रखेंगे तो क्या होगा, नीचे पे वजन बढ़ेगा, तो उसके वजन से क्या हुआ, सेडिमेंट से क्या हुआ, जो आपका ट्रेंच का जो नीचे वाला बेड था, ये वाला जो एरिया था, ये बेसिकली नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया है। क्या हुआ, ये बेसिकली क्या हुआ, एनॉर्मस ग्रेजुअल सब्सिडेंस होना शुरू हो गया, धंसना शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसकी जो डेप्थ थी ट्रेंच की वो और गहरी हो गई, और ये हमें बताती है कि जो आपकी थिकनेस पाई जाती है इतनी ज्यादा क्यों पाई जाती है, ये चीज हमें इससे क्लियर हो जाती है, एक्सप्लेन करती है। उसके बाद द ट्रेंच वॉज अल्टीमेटली फिल्ड विद द सेडिमेंट एंड द ग्रेट प्लेन्स क्या थे आपके फॉर्म हुए थे। लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई आप कटोरी ले लीजिए, ठीक है, उस कटोरी में आप पत्थर डाल लीजिए, तो पहले पानी भर के मान लीजिए कटोरी आपने लिया, ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, पूरा पानी भर दिया, अब इसमें क्या किया हमने, पत्थर भर दिया, ठीक है, अब पत्थर हमने डाला, क्या आप देखेंगे क्या कि यहाँ से जो पानी होगा सब यहाँ से हट जाएगा, दूर गिर जाएगा। तो यही आपको कि पहले वहां तो आपका सी पूरा था, जब सेडिमेंटेशन उसमें होना शुरू हुआ, पत्थर आके जमा होने शुरू हुए, तो क्या सेडिमेंट्स क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे पत्थर न होते हैं, जब ये पत्थर आके उसमें जमना शुरू किए, वहां पे इकट्ठा होना शुरू किए, तो क्या हुआ, वहां से जो पानी था, समुद्र का जो पानी था, वो क्या हुआ आपका विड्रॉ होना शुरू हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अरेबियन सी कंटिन्यू टू विड्रॉ विद द रिजल्ट न्यू लैंड एरियाज वेयर फ्रीड फ्रॉम द सी एंड वेयर एडेड टू प्लेन्स, ठीक। देयर आर स्टिल एविडेंसेज टू डेमोन्स्ट्रेट द रिसेशन ऑफ द अरेबियन सी एंड द प्रोग्रेडेशन ऑफ कोस्टल लैंड, जो कि जैसे आपका सलाइन, कई सलाइन लेक्स पाई जाती हैं, पंचभरदा और सांबर लेक्स पाई जाती हैं राजस्थान में, जो कि ये बताती हैं कि जियोलॉजिकल पास्ट में वहां पे सी आपकी पाई जाती थी, ठीक। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे हमारी जो ग्रेट प्लेन्स थी उसकी ओरिजिन हुई। हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे, हमने ईस्ट वेस्ट के कॉन्सेप्ट देखे, हमने क्या बुराट के कॉन्सेप्ट देखे, और हमने जनरल कॉन्सेप्ट देखे। अब हम बात करते हैं का बेसिकली आपके ग्रेट प्लेन्स के एक मेजर हिस्से की, जो आके आता है क्या, गंगा प्लेन, ठीक है। तो गंगा प्लेन में इसमें देखिए, इस वाले प्लेन के अंदर आपकी कई चीजें ऐसे दे रखी है जो हम अभी आने वाले चैप्टर्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो वो सब चीजें जो होगी मैं आपको जितना कोशिश करूंगा कि स्किप करूं, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ने कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको जब हम आपका अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हम बात करते हैं गंगा प्लेन्स की। तो देखिए गंगा प्लेन जो कि एक मेजर पार्ट है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया की, जो कि जिसके अंदर आपके ऑलरेडी हम देख चुके हैं कौन कौन से, राजस्थान प्लेन आ जाते हैं, पंजाब प्लेन आ जाते हैं, गंगा प्लेन आ जाते हैं, और ये बेसिकली किस प्रोसेस से बने हैं, एलुविएशन के प्रोसेस से बने हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ये रिवर का नाम हमने देखना भूल गए थे क्या, इसके बेसिकली जो हमारे ग्रेट प्लेन है वो बेसिकली 3 रिवर सिस्टम से बनी हुई है। पहला सतलज या कह सकते हैं इंदस, दूसरा गंगा, और तीसरा क्या, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम से बनी हुई हैं। और ये कब बनी थी, ये हमारी बेसिकली टेरिसरी या क्वार्टरनी पीरियड के बीच में बनी, ठीक है। ये देखिए ये जो बात है ये ग्रेट प्लेन्स की पूरी ना कि गंगा प्लेन्स की बात हो रही है। इनफैक्ट ग्रेट प्लेन्स आर इन द, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रांजिशनल बेल्ट का काम करती हैं, इनका एरिया कितना फैला हुआ, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ इसको पढ़ना बेकार है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, जियोलॉजिकल इसकी फॉर्मेशन की। तो लिथोलॉजिकली अगर हम बात करें, द गंगा प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वाटरनरी एलुविया, यानी कि क्वाटरनी एलुविया मतलब इस पीरियड के बने हुए एलुवियल से इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इस विथ वेरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेस के अंदर पाए जाते हैं, सिल्ट पाए जाते हैं, सैंड पाए जाते हैं, ग्रेवल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज थस एविडेंस दैट लिथोलॉजिकली द गंगा प्लेन जो है पूरी तरह से मोनोटोनस है। मोनोटोनस मतलब कि उसमें एक समान, मतलब तो इसका कुछ और होता है, लेकिन आप समझाने के लिए मैं आपको एक समान आप समझ लीजिए, यानी कि अगर कहीं प्लेन पूरा फ्लैट एरिया है तो पूरा फ्लैट एरिया ही पाया जाएगा, उसके अंदर आपके कुछ पहाड़ नहीं आ जाते, बस इसमें क्या है एक एक्सेप्शन का केस होता है। अब एक्सेप्शन केस तो आपका हर कहीं कहीं आ जाता है। अब चाहे आप साइंस पढ़ लें, आपने साइंस पढ़ा होगा, आपने मैथ पढ़ा होगा, या आपने 11th 12th केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जितने भी आपने कुछ पढ़ेंगे तो सब में एक ना कुछ एक्सेप्शन होता है। वैसे इसके अंदर भी एक्सेप्शन है क्या कि कुछ इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं इसके नॉर्दर्न पार्ट में, जहाँ पे आपके भापर्स जो होते हैं वो हिमालय ग्रेड ऑफ द हिमालय ग्रेड इनटू द प्लेन एंड इन द साउथर्न पार्ट।
इनफैक्ट एलुवियम की डिफिनेशन यहाँ देख लेते हैं कि एलुवियम जो है, जो एलुवियल तब से आप सर कर रहे थे, क्या होता है। तो एलुवियम जो होती है इज वन कॉन्टिन्यूअस एंड कंफर्टेबल सीरीज ऑफ फ्लूविटाइल एंड सब एरियल डिपोजिट मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट unconsolidated bed of clay, sand, gravel and their mixture in varying proportion। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको ये बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़े तो द बेसमेंट ऑफ एलुवियल डिपोजिट एंड देयर एग्जैक्ट थिकनेस कुड नॉट बी असर्टेन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्यों नहीं, फिर भी कई लोगों ने, जैसा मैंने बताया था, अलग अलग प्रयास किया इसे पता करने का। अकॉर्डिंग टू ओल्डम, जो इसकी थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ एलुवियम जो है ये आपका 4000 से 6000 मीटर पाई जाती है। वहीं ग्लेनी का एस्टिमेशन ये कहता है कि इसकी थिकनेस है वो 2000 मीटर पाई जाती है। पर वही पता जाती है कि इसको प्रूव करने के लिए अभी तक हमारी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको प्रूव कर सके हाँ कि कितनी इसकी डेप्थ है। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था क्या कि ट्यूबवेल बोरिंग से हमें अभी 500-600 मीटर तक ही हम पहुंच पाए हैं। ठीक है, इसके बाद खादर की हम बात करें तो खादर रिप्रेजेंट alluvial deposit in the riverine tracts of floodplain of the river, where the constituents of khadar, that is silt, clay and sand, are renewed almost every year due to alluviation followed by flood. On the other hand, bhangar represent older alluvium of relatively higher land which are not submerged under water during flood। अब देखिए, अभी हमने शुरुआत में देखा था कि क्या राजस्थान प्लेन जैसे हो गए, इसके क्या ग्रेट प्लेन्स के क्लासिफिकेशन। तो हमने जो राजस्थान प्लेन या गंगा प्लेन देखी, हमने बेसिकली रीजन के आधार पर देखे थे। इसी आधार पर इनके रिलीफ्स के आधार पर क्या होती है, एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर आपके भावर आ जाते हैं। ठीक है, आपके खादर आ जाते हैं, आपके क्या बोलते हैं तराई आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भांगर आ जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है, जैसे मैंने आप इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये सब चीजें जो हैं जब हम अलग से जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। जितना बुक के अंदर दे रखा है अभी सिर्फ हम उतने पे ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बुक के अंदर आपका गहराई में क्या देखा है, खादर के बारे में दे रखा है, भाबर के बारे में दे रखा है, माफ करेगा भांगर के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो खादर जो होता है वो बेसिकली ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जब कहीं पे बाढ़ उड़ आती है, बेसिकली कह सकते हैं नदी के किनारे वाले, बाढ़ तो आएगी भैया, नदी के किनारे वाले एरिया में आती है ना, नदी के किनारे वाले एरिया वाले में, मान लीजिए नदी कोई बारी है हमारी, तो इस वाले एरिया में क्या होते हैं आपके खादर हो जाते हैं, सॉरी खादर हो जाते हैं। ठीक है, खादर हो जाते हैं। और खादर के अंदर क्या आपके पाए जाते हैं, सिल्ट, क्ले और सैंड। और ये जो खादर की जो मिट्टी होती है, मिट्टी कह सकते हैं, ये हर साल रिन्यू हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लड आएगी, पानी इस पे आएगा तो क्या करेगी, यहाँ से कुछ मिट्टी ले भी जाएगी और कुछ मिट्टी अपने साथ ला के यहाँ पे रख भी जाएगी। ठीक है, और वहीं हम भांगर की बात करें तो भांगर बेसिकली क्या करती है, ओल्डर एलुवियम को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि यहाँ पे जो बाढ़ का पानी या जो पानी होता है बहुत आसानी से नहीं पहुंचता है। तो पानी नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे जो इरोजन होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि पानी ना पहुंचे तो इरोजन नहीं होगा, आपका हवा से भी इरोजन आपके कई तरह के आ जाते हैं। ठीक है, हवा से भी हो सकता है, लेकिन जो इसका मिट्टी का रिन्यू वाला काम होता है ना, वो बेसिकली बाढ़ पानी का ही रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, भांगर वाला एरिया बेसिकली जो बाढ़ के अंदर नहीं आता है, फ्लड्स के अंदर, वाटर के अंदर नहीं आता है, वो हो जाता है। इसलिए इसके अंदर क्या होती है, ओल्डर एलुवियम पाई जाती है। ठीक, इसके बाद एक भाबर, और हम देखा था भाबर और तराई रीजन contain gravel deposit comprising coarse sand, pebbles, cobbles with clay and silt। ठीक है, वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ भांगर की अगर हम एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या होती है, इज द फॉर्मेशन ऑफ कंकर्ड upon hard pan in the subsoil zone through capillary action owing to alternating calcareous sand and clay beds here as also elsewhere in the seasonal rainfall which add to soil moisture retention in the subsoil zone। बाकी सिंपल, यहाँ से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना मैं कहना चाहूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, डीसी दसराम और एस विश्वास ने बेसिकली ये जो हमारी एलुवियल्स जो हमने बात कर रहे थे ना कि कितनी गहराई में, इनको बेसिकली अलग अलग लेयर में इनके स्ट्रेटिग्राफी के आधार पर इनको अलग अलग लेयर से नाम दे रखा है, बांट रखा है। तो वो इन्हीं को हम देखते हैं क्या, पहला, हाँ एक मिनट रुक जाए, फ्रॉम बिलो टू अपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है हमारा ग्रेवल मॉल्टेड क्ले फॉर्मेशन, दूसरा इन्होंने रेड ब्राउन ग्रेवल सैंड फॉर्मेशन, तीसरा येलो सिल्ट, चौथा क्या आपका कैलाइस फॉर्मेशन, पांचवा बरीड सॉयल लेयर, छठवां एलियन सिल्ट फॉर्मेशन और फिर सातवां आपका जाता है मॉडर्न सॉयल होराइजन। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, नीचे सबसे पहले रेड ब्राउन आता है, उसके ऊपर येलो सिल्ट, फिर उसके ऊपर कैलाइस फॉर्मेशन, फिर बरीड सॉयल होराइजन, अब सॉयल लेयर, फिर एलियन सैंड फॉर्मेशन, फिर क्या मॉडल सॉयल होराइजन। जब हम सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आप ये पढ़ेंगे। ठीक है,
तो क्या द सीक्वेंस ऑफ ओल्डर एंड न्यूअर एलुविया इज रिपीटेड थ्रू आउट अपर मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, but there is conspicuous absence of older alluvium in the delta region which is quite extensive in the north। जाहिर सी बात है डेल्टा रीजन क्या होगा, डेल्टा रीजन तो भैया नदी की वजह से बनती ही है, अब नदी की वजह से बनेगी तो क्या होगा, वहां पे आपकी ओल्डर एल्यूमिनियम तो भैया फॉर्मिंग मिलेगी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वही यहाँ पे दे रखा है। अब हम बात करते हैं क्या फिजियोग्राफिक रीजन एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की। तो देखिए जियोमॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जो एंटायर गंगा प्लेन है वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि क्या एक पूरी तरह से मोनोटोनस है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट बोल्ड रिलीफ्स ऑफ माउंटेन्स नहीं पाए जाते हैं, कोई डाइसेक्टेड प्लेटियो रीजन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पर इसके अलावा जरूरी नहीं कि भैया अगर कुछ रिलीफ में पाए जाते हैं, कुछ कॉमन चीजें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। वो ये है कि अब जाहिर सी बात है जब रिलीफ पानी नदी बहेगी तो नदी क्या करती है, नदी से भी कुछ अपनी क्या करती है, लैंड का फॉर्मेशन करती है। तो वहीं पे यहाँ दे रखा है कि क्या एक्सटेंसिव फ्लड पेन, नेचुरल लीव्स, शार्प नेडर्स, ऑक्सबोलेड, गलीड रिपेरियंट, ऐसे मैंने आपको अभी शुरुआत बताया था कि क्या ये सब चीजें जो है जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो तब इनके बारे में बढ़िया से जानेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए। तो हालांकि माउंटेनस है लेकिन इसके अंदर भी क्या कुछ आपके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आर एल सिंह ने इसको गंगा प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। पर इसमें ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहुत चीजें जो दे रखी हैं वो आगे वाले चैप्टर से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं अब इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जहां पे आपको स्किप करने वाला होगा वहां मैं आपको स्किप कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन जो है वो बेसिकली क्या है, यमुना वैली के लाइज बिटवीन द यमुना वैली इन द वेस्ट एंड 100 मीटर काउंटर इन द ईस्ट, कवरिंग एन एरिया ऑफ 1,49,029 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश के इतने एरिया में ये फैली हुई है अपर गंगा प्लेन, ठीक है। ये देखिए, ये अगर आप एमसीक्यू की परीक्षा दे रहे होंगे तो उसमें तो ये आपका नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हो जिसमें आपको पूछ ले कि अब बताइए गंगा प्लेन्स के बारे में, तो वहां पर जब आप ये सब डिटेल लिखते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपका एमसीक्यू पेपर है तो आप इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद कर लीजिए कि किस एरिया में ये लाई करता है। और लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं तो आप जरूर एक बार इसको ध्यान रख लीजिए कि हाँ ये क्या लगभग 1,50,000 के आसपास पड़ता है। आप 1,50,000 अप्रॉक्स करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो 2 नदी हमारी मेन पाई जाती हैं, कौन सी, गंगा और यमुना। पर हम क्या अगर हम गंगा सिस्टम में से लिख के आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो यमुना नदी है वो हमारी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या यहाँ पे लिखा है कि इट मे बी मेंशन दैट यमुना इज आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड हेंस द अपर गंगा प्लेन इज ड्रेन्ड बाय अ सिंगल ड्रेनेज सिस्टम दैट इज द गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स हमारी बहती हैं वो क्या करती है, एक दूसरे के पैरेलल कोर्स में बहती हैं और मास्टर रिवर को जो होती है मेन रिवर को एक्यूट एंगल पे ज्वाइन करती हैं, ठीक। इसके बाद इसके अंदर जो है बेसिकली क्या करती है, लो चैनल ग्रेडियंट, यानी अब जाहिर सी बात है भैया प्लेन होगा तो ग्रेडियंट जो होगा आपको बहुत ही हाई नहीं होगा, ग्रेडियंट जो होगा आपका लो ही होगा, ठीक। इस वजह से क्या होता है जो रिवर्स इसके अंदर पाई जाती हैं वो बहुत ही स्लगिश और क्या होती है उनकी इरोजिव पावर जो होती है वो मार्केटली रिड्यूस हो जाती है। अब जाहिर सी बात जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, जब माउंटेन से हमारी क्या होती है नदी बहती हैं, ठीक है। नदी जब हमारी बहती हैं तो ये क्या होती है इस एरिया में माउंटेन से क्या होती है ढलान ज्यादा होती है, ढलान ज्यादा होगी तो क्या होगा आपका, ढलान ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका नदी का रफ्तार बढ़ेगा, नदी का रफ्तार बढ़ेगा तो क्या होगा आपका इरोजन जो काम होगा, इसका इरोजन करने का जो पावर होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जब नीचे आती है तो इसकी रफ्तार घट जाती है क्योंकि ढलान घट गई, ढलान घटी, रफ्तार घटी तो क्या इसकी इरोजन पावर घट जाती है, ठीक है। इसकी ड्रेनेज पैटर्न की हम बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न इसकी बेसिकली पीनेट होती है, लेकिन जब ओवरऑल ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं तो ये हमारी डेंड्रिटिक होती है। ये सब चीजें मैं आपको आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्लेन्स के अंदर जो हमारे सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर्स बेसिकली रिवर्स पाए जाते हैं वो हो गई यमुना, गंगा, रामगंगा, द गोमती, द घाघरा एंड देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरी, सब आपकी गंगा के ही ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो दो लीनियर इरोजन इज वेरी लिमिटेड बट जो एजिड इरोजन है इन द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन इज मोर वाइड स्प्रेड इन गंगा प्लेन, ठीक है। सॉइल इरोजन इज मोस्ट कॉमन वाइड स्प्रेड जियो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ मेजर कैचमेंट एरिया ऑफ बिग रिवर इन उत्तर प्रदेश। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद माइक्रोपेडोजेनिक इरोजनल प्रोसेस आर द प्राइमरी
एंड बेसिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल लॉस। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इतना एरिया हो गया स्किप करते हैं, मैं आपको बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, आप अपने से पढ़ समझना चाहें तो वेरी वेल, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको स्किप करना चाहता हूँ। मैं बस इतना बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है कि जो आपका अपर गंगा प्लेन है, अपर गंगा प्लेन में बहुत ही ज्यादा इरोजन, हालांकि आपका नदी की रफ्तार की वजह से इरोजन नहीं होता, लेकिन आपके इरोजन तब फिर भी इसमें होता है। इरोजन स्ट्रेट वे में नहीं होता है, बट एरियल इरोजन होता है। अभी एरियल इरोजन क्या हो गया आपका, अलग अलग लीनियर इरोजन क्या होगा, जब हम इरोजन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से होता क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में हमारी जो मिट्टी होती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो हर साल आपके बिहार वाले एरिया में यानी कि मिडल गंगा प्लेन में बह के चली जाती हैं। और कितनी अमाउंट में जाती है, तो अमाउंट आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है कि क्या, द टोटल अमाउंट ऑफ एवरेज एनुअल सिल्ट, सिल्ट एक प्रकार का सेडिमेंट यानी एक तरह से मिट्टी, आप समझ लीजिए, एक तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, आप यही मत करिए कि सर ने सिल्ट को मिट्टी ही बताया था। ठीक है, सिल्ट कैरिड अवे फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिहार बाय द गंगा सिस्टम इज अबाउट 20,456 हेक्टेयर मीटर। ठीक है, या कह सकते, और एवरेज एनुअल रन ऑफ द गंगा सिस्टम, रन ऑफ यानी कि जो आपकी बारिश की, मान लीजिए आप कहीं शहर में रह रहे हो तो आपकी जो बारिश होती है तो क्या होता है, पानी आपके बह के नाले में जाते हैं, नाले से फिर आपके रिवर में जाते हैं, फिर रिवर से ये जो रन ऑफ वाटर का होता है कुछ न कुछ अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के ले जाते हैं। और ये पानी जो एक्स्ट्रा पानी आपके रन ऑफ जो होता है वो क्या होता है, यूपी बॉर्डर से आपका लगभग 21,328,000 हेक्टेयर मीटर का वाटर आपका रन ऑफ हर साल होता है। उसके बाद द एवरेज एनुअल सिल्ट लोड फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये लगभग हमारा 3.476 हेक्टेयर मीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर होता है। इट मीन्स दैट क्या कि सिंपल यहाँ पे क्या करिए, छोड़िए इतना बवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे दे रखा है कि इट मीन्स दैट एवरी ईयर अबाउट 3.476 मिलीमीटर ऑफ अपर सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश, इतना मिलीमीटर का अपर सॉइल जो होता है उत्तर प्रदेश से वो इरोड होके क्या होता है, कैरिड अवे हो जाता है टू द बिहार, यानी कि बेसिकली मिडल गंगा प्लेन में बाय द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, यानी कि आप क्या करना है, और आप बुक से पढ़िए तो इतना बकवास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे उसको मतलब दे रखा है, सीधे इधर आइए। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े तो द टोपोग्राफिक फीचर इंक्लूड एलुवियल, अब इसके टोपोग्राफिक फीचर्स की बात करें तो इनके अंदर एलुवियल फैंस पाए जाते हैं, कोन्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली सब माउंटेन या पिडमन जोन टू द नॉर्थ ऑफ प्लेन्स पाए जाते हैं। इनके अंदर रिवर ब्लफ, नेचुरल लीव्स, फ्लड प्लेन, मिनेडर कटऑफ, ऑक्सिबल लेक, अपलैंड और भांगर लैंड, सैंडी स्ट्रेचेस, बहुत ज्यादा क्या है आपका नाम दे रखा है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये सब चीजें जो है हम आगे क्या आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, उसके बाद दस द माइक्रो लेवल टोपोग्राफिक फेसेट एंड देयर रीजनल कैरेक्टरिस्टिक रेंडर पॉसिबल डेलिनेशन ऑफ मैनी एज 4 फिजियोग्राफिक यूनिट। पहला क्या है आपका सब माउंटेन बेल्ट, द गंगा घाघरा दोआब रीजन, द गंगा यमुना दोआब, यमुनापुर इन द रिवर ट्रैक, पढ़ लीजिएगा। लेकिन एग्जाम के जरिए से बीए के एग्जाम अगर ये हो गया या सीटीपीजी का एग्जाम हो गया तो उस एग्जाम पे जरिए से ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या, मिडल गंगा प्लेन। मिडल गंगा प्लेन जिसका आज एरिया की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1,44,409 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। और किस एरिया में, बेसिकली आपकी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और क्या पूरा बिहार का जो एरिया है, बिहार प्लेन्स का पूरा जो एरिया है उस एरिया में फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ छोड़िए, सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे सीधे आते हैं इधर। ठीक है, सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्यों हम स्किप कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन सी रिवर्स की ड्रेन होती है तो द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज लाइक द घाघरा, द गंडक, द कोसी एंड देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्थ मिडल गंगा प्लेन एंड द सोन, द पनपन, द मोहनी। ठीक है, उसके बाद ड्रेन द साउथ मिडल गंगा प्लेन, यानी कि इतनी जो रिवर हैं आपकी, ये घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये सब नॉर्थ मिडल गंगा प्लेन को ड्रेन करती हैं। और सोन हो गई, पुनपुन, मोहनी जैसी नदी जो है आपके साउथ मिडल गंगा प्लेन को क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। ठीक है, जियोलॉजिकली जो रीजन है हैज मोर और लेस सेम एलुवियल फॉर्मेशन एज दोज ऑफ अपर गंगा प्लेन। ठीक है, यानी कि जो अपर गंगा प्लेन का जो एलुवियल फॉर्मेशन जिस बना है उसी तरह से इसका भी सेम है। ठीक है, द रिवर्स हैव डेवलप्ड हाईली सीनस एंड मीandering कोर्सेज एंड दे आर नोटोरियस फॉर फ्यूरियस फ्लड्स एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन देयर कोर्सेज। ठीक है, यानी कोसी रिवर ने अपनी बेसिकली रजिस्टर्ड कंटिन्यूअस वेस्टवर्ड शिफ्टिंग। कोसी रिवर अपनी क्या, अपनी
कोर्स जो है वो वेस्टवर्ड शिफ्टिंग देखा गया, इसके कोर्स में बदलाव देखा गया। बट नाउ द चैनल हैज बीन स्टेबलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल लिव एम्बैंकमेंट। ये सब चीजें हम आगे जब पढ़ेंगे कैसे स्टेबलाइज किया गया, ये सब आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन चैनल्स ऑफ गंगा के चैनल में भी सिग्निफिकेंट बदलाव, घाघरा के सोन में भी कई अलग अलग बदलाव देखे गए हैं, ठीक है। द गंगा चैनल बिकम ब्रेडेड ड्यूरिंग पोस्ट मानसून पीरियड एंड द रिवर बेड मॉर्फोलॉजी कंप्राइजेज numerous रिफल पूल ब्रेड सैंड बार सैंड आइलैंड सैंड फ्लैट सीजनल बेड सैंड ड्यून्स। ये सब आपकी स्ट्रक्चर्स हैं जो रिवर्स के द्वारा बनते हैं, लैंड फॉर्म जो वाटर के रिवर्स के द्वारा बनते हैं। तो ये आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक। द नॉर्थ मिडिल गंगा प्लेन जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंट नॉर्थ मिडिल गंगा प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस पैलियो चैनल्स, ऑक्सबो लेक्स हो गए, ये नोन एज ताल्स ड्यू टू शिफ्टिंग इन रिवर फोर्सेज, ठीक है। ये सब छोड़िए, इधर हम सीधे आते हैं नीचे, ठीक है। तो हम नीचे इधर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या कि आरएल सिंह में बेसिकली आरएल सिंह क्या मिडिल गंगा प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, द गंगा प्लेन नॉर्थ एंड द गंगा प्लेन साउथ। गंगा प्लेन नॉर्थ को भी फिर अलग और उसको सब डिविजन किया जाता है, द घाघरा डोआब, द सरयूपुर प्लेन, ठीक है, जिसे घाघरा गंडक इंटरफ्लू भी कहा जाता है, द मिथिला प्लेन, ठीक है, द कोसी प्लेन, वाइल गंगा प्लेन साउथ इज सब डिवाइडेड इंटू, और गंगा प्लेन साउथ की अगर हम बात करें तो इसको भी गंगा सोन डिवाइड द मगध प्लेन, यानी कि जो नदी से बहती है उसी के नाम पे इनको क्या किया गया है, अलग अलग नाम दे दिया गया है उस रीजन से। इसके बाद हम आते हैं क्या लोअर गंगा प्लेन पे। द लोअर गंगा प्लेन इन रियल सेंस ऑफ टर्म इंक्लूड द किसानगंज तहसील ऑफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, होल ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्सक्लूडिंग द व्हाट पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट एंड द माउंटेनियस पार्ट ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश वाला एरिया, ठीक है। तो द होल ऑफ दिस प्लेन इज नाउ परसीव्ड एज डेल्टिक, यानी कि इस पूरे प्लेन को डेल्टिक बता दिया जाता है, पर जो रियल डेल्टा है वो केवल आपका 2/3 वाले एरिया हिस्से में ही पाया जाता है इस प्लेन के, जो कि राजमहल और गारो अलाइनमेंट के क्या है साउथ में पाया जाता है, ठीक है। द रीजन एम्ब्रेसेज एन एरिया ऑफ अबाउट 80,968 किलोमीटर। ये जो रीजन है इसके अंदर इतना इस एरिया में फैला हुआ है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द व्हाट फुट ऑफ द दार्जिलिंग हिमालय इन द नॉर्थ टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, ठीक है, एंड फ्रॉम द एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटियो हाईलैंड इन द वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड आसाम इन द ईस्ट, यानी ईस्ट। ये जो रीजन है द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द स्ट्रीम्स ऑफ 2 मेजर ड्रेनेज सिस्टम, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने अपर गंगा प्लेन पढ़ा या मिडिल गंगा प्लेन पढ़ा उसमें हम लोगों ने जो मेजर रिवर सिस्टम थी वो क्या कि गंगा नदी, लेकिन जब हम लोअर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी क्या आ जाती एक और नदी जुड़ जाती है, क्या गंगा के अलावा हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर भी जुड़ जाती है, ठीक। और इसके अलावा कुछ फ्यू माइनर सिस्टम नदी के भी जुड़ जाते हैं, जैसे कसाई सिस्टम हो गए, सुब्रनेखा सिस्टम हो गए, महानंदा सिस्टम नदी हो गई, करयोता हो गई, तिस्ता सिस्टम हो गई, संकोच सिस्टम हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो राहर प्लेन है, इसकी इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इज ड्रेन्ड बाय द मयूर राक्षसी, द दामोदर, द द्वारकेसर, द कसाई, द सुब्रनेखा etc, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजिकली जो रीजन है ये सेम आपका अपर मिडिल गंगा प्लेन की तरह है, इज मोनोटोनस एज द एंटायर जो रीजन है वो ऑलमोस्ट फीचरलेस है। इसमें एक्सेप्शन केस कुछ आता है क्या कि कुछ फ्यू लोकल रिलीफ इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि 10 to 30 मीटर अबव सी लेवल के या जनरल सरफेस, सी लेवल से नहीं जनरल सरफेस से 10 से 30 मीटर ऊपर पाए जाते हैं, जैसे आपका मालदा वेस्ट दिनाजपुर ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, द ट्रैक्ट बॉर्डरिंग द छोटा नागपुर प्लेटियो हो गया, कोस्टल एरियाज ऑफ मिदनापुर हो गया, आपका दुआर्स हो गया, दुआर्स ऑफ जलपाईगुड़ी हो गए, दार्जिलिंग हो गए, और ऑफ द एरिया जहाँ पे आप कुछ रिलीफ पाए जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं नीचे। इसको लोअर गंगा को बेसिकली इसके माइक्रो ऑर्डर डाइवर्सिटी के आधार पर इनको इस फिजियोग्राफी सब डिवीजन में किया जाता है क्या, द नॉर्दर्न प्लेन कैरेक्टराइज्ड बाय दुआर्स एंड द बरिन ट्रैक्ट, फिर दूसरा आ जाता है क्या हमारा डेल्टा प्रॉपर कंप्रोमाइजिंग। अब डेल्टा प्रॉपर में क्या यानी पहला हमारा क्या आ गया नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, फिर दूसरा क्या आ गया हमारा डेल्टा प्रॉपर। डेल्टा प्रॉपर में अलग अलग आ जाते हैं, पहला क्या आ जाता है आपका द लैंड ऑफ डेड एंड डिकेइंग, फिर दूसरा हमारा बी आ जाता है द एक्टिव डेल्टा ऑफ सुंदरबन, तीसरा आ जाता है हमारा यानी कि इसके अंदर 3 पार्ट आ जाते हैं,
ठीक है, द मैच्योर डेल्टा ऑफ मिदनापुर एंड द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुगली एंड हावड़ा। फिर तीसरा हमारा क्या आ जाता है, द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द डेल्टा इज कॉल्ड द रार प्लेन वेयर द लैटेरिटिक, क्या होता है, जहां पे आपके लैटेरिटिक एलुवियल लैंडस्केप along with the coastal scenery at दीघा बीच हैज डेवलप्ड। ठीक, ये सब चीजें मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आप भी कहेंगे सर कितनी बार बताएंगे। ये सब चीजें जो आपके अलग अलग नाम दे रखी, जब आगे और आगे चैप्टर सब पढ़ेंगे तभी क्लियर होंगे। यहाँ पे आपको अगर मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आज के लेक्चर को ये यहाँ तक खत्म हो गया। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुक से पढ़ाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसे दे रखी हैं जो हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो गई है। बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जिसमें हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।